दस्तक में आज दस्तक देंगे चंदे के धंधे और उससे नेहरू गांधी परिवार पर कसे फंदे पर। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ जांच का ऐलान किया है। इन सारे ट्रस्टों के खिलाफ कई मंत्रालयों की टीम मिलकर ये जांच करेगी कि देसी और विदेशी चंदे को लेकर कहीं कोई खेल तो नहीं हुआ। खासकर चीन के चंदे पर नजर है, जिस चीन को लेकर राहुल गांधी पिछले कई दिनों से बेहद आक्रामक रहे हैं। नेहरू गांधी परिवार के इन सियासी वारिसों तक जांच की आंच और तेजी से पहुंचने वाली है, क्योंकि राजीव और इंदिरा गांधी के नाम पर बने 3 ट्रस्ट में नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्यों के नाम का सिक्का चलता है। उन ट्रस्टों में पैसे के लेन देन पर जांच का घेरा गहरा हो गया है। यूं तो सरकार के निशाने पर नेहरू गांधी परिवार के 3 ट्रस्ट हैं, लेकिन अब उनकी फंडिंग की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक नई कमेटी बना दी है। ये कमेटी एक अंतर मंत्रालय समिति होगी जो राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक जांच इस बात की होगी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चल रहे इन ट्रस्टों में कायदे कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। इसमें जांच को 3 दायरों में बांटा गया है कि विदेश से मिले पैसों की जांच सीबीआई करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच ईडी के हिस्से में होगी और टैक्स की हेराफेरी और फंड को इधर उधर करने के मामलों की जांच इनकम टैक्स विभाग के जिम्मे है। ईडी के स्पेशल डायरेक्टर इस टीम का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी इस पर कांग्रेस को उसका अतीत याद दिला रही है और कांग्रेस बीजेपी पर पूर्वाग्रह और जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है, आरएसएस उसके साथ बहुत सारे संगठन है, उसके साथ बहुत सारे एनजीओज है, ट्रस्ट भी है। वो कहां से पैसा जुटाते हैं, धन जुटाते हैं, इसको भी जांच पड़ताल होना चाहिए। पीएम केयर्स में कहां से चंदा मिले हैं, इसका भी जांच पड़ताल होना चाहिए। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। उसके ठीक 1 महीने बाद केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी और उसी दिन राजीव गांधी फाउंडेशन का गठन हुआ। इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और सदस्यों में राहुल और प्रियंका भी हैं। आज 29 साल बाद ये संगठन सवालों के घेरे में है। मनमोहन सिंह की सरकार ये राजीव गांधी फाउंडेशन की सेवा के लिए लगी हुई थी या गरीब जनता की सेवा के लिए लगी हुई थी? सोनिया गांधी जी के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए लगी थी या गरीब जनता की सेवा के लिए लगी थी? जिस वक्त कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लद्दाख में चीनी अतिक्रमण को लेकर मोदी सरकार पर रोज नए हमले कर रहे थे, उसी वक्त बीजेपी ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 सवालों का चक्रव्यूह बनाया और उसमें घेरा नेहरू गांधी परिवार को। सवाल नंबर 1, सोनिया गांधी की अगुवाई वाले राजीव गांधी फाउंडेशन ने 2005 से 2009 के बीच चीनी सरकार और चीनी दूतावास से पैसे क्यों लिए? सवाल नंबर 2, चीन को शामिल करने वाले RCEP का हिस्सा बनने की हड़बड़ी फाउंडेशन ने इसलिए दिखाई कि उसको चीन से पैसा लेना था। सवाल नंबर 3, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच कौन सा नाता है और इन दोनों के बीच किन गुप्त शर्तों पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन हुआ? सवाल नंबर 4, सोनिया गांधी बताएं कि चीन के मिलिट्री कमीशन को राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत भारत में कैसे मजबूत किया गया? सवाल नंबर 5, 2005 से 2008 के बीच प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड यानी PMNRF समेत कई मंत्रालयों मसलन गृह, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और सेल, गेल, SBI, ONGC जैसी पब्लिक सेक्टर यूनिट से फाउंडेशन को पैसा क्यों गया? सवाल नंबर 6, फाउंडेशन को चंदा देने के बदले में बड़ी कंपनियों को क्या क्या फायदे पहुंचाए गए? सवाल नंबर 7,
पीएमएनआरएफ की ऑडिटिंग कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त राज्य मंत्री रामेश्वर ठाकुर की कंपनी ने क्यों की? सवाल नंबर 8। 1991 में वित्त मंत्रालय से 100 करोड़ का चंदा लेकर बने राजीव गांधी फाउंडेशन को ऑफिस के लिए करोड़ों की जमीन वाला जवाहर भवन बेमियादी लीज पर कैसे मिल गया? सवाल नंबर 9। चंदा लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन ने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और वर्ल्ड विजन जैसी ईसाई मिशनरी को डोनेशन क्यों दिया? और सवाल नंबर 10। मेहुल चौकसी पर शोर मचाने वाली कांग्रेस बताए कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने मेहुल चौकसी से डोनेशन क्यों लिया? कांग्रेस पर बीजेपी के हमले में अहम भूमिका ये तस्वीरें निभा रही हैं। जब 2008 में ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बीजिंग पहुंची थी और तभी शी जिनपिंग और राहुल गांधी ने करार पर दस्तखत किए थे। ये सारे सवाल लद्दाख में चीनी अतिक्रमण के साए में उठे। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला था पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदंबरम ने, जो संयोग से राजीव गांधी फाउंडेशन के सदस्य भी हैं। 27 जून को उन्होंने नड्डा के सवाल पर जवाबी ट्वीट किया। आरजीएफ को 15 साल पहले मिले अनुदान को मोदी सरकार की निगरानी में 2020 में चीन के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से क्या लेना देना है? मान लीजिए कि आरजीएफ 20 लाख रुपए लौटा देता है, तो क्या पीएम मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन भारत की जमीन खाली करेगा और यथास्थिति बहाल करेगा? मिस्टर नड्डा वास्तविकता के साथ आने के लिए उस अतीत में नहीं रहे जो आपके आधे अधूरे सच से विकृत है। कृपया भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ पर हमारे सवालों के जवाब दीजिए। RSS, विवेकानंद, ओवरसीज फंड्स, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी एंड इंडिया फाउंडेशन। अगर हिम्मत है हमसे जरूर लीजिए, हमारे तो आ गई है, हम आपको ट्रकलोड भेजने वाले हैं। लेकिन हिम्मत है, अगर आप उनसे आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं, इन लोगों को जिनको आप संविधान के ऊपर समझते हैं, तो सिर्फ उनसे आंशिक 5% वही प्रश्न पूछ के देखिए। राजीव गांधी फाउंडेशन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए बना था, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, महिला और बाल विकास में बेहतरीन काम हो सके। लेकिन फिलहाल इस फाउंडेशन के साथ ही नेहरू गांधी परिवार के 2 और ट्रस्ट चंदे के सवाल पर आर्थिक फंदे में फंस गए। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। दरअसल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर चलने वाले 3 ट्रस्ट को लेकर जांच की आंच उनके वारिसों पर आ सकती है। वैसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों पर सियासी दांव भी कम नहीं आजमाए जाते। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए नेशनल हेराल्ड का मुद्दा गले की फांस बना हुआ है। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। अंग्रेजों की तोप तलवार का मुकाबला करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये अखबार निकाला, जिसका नाम है नेशनल हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब होता है मोर्चे पर आगे रहने वाला, और ये अखबार गुलामी के दिनों में ऐसा अग्रदूत साबित हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा तो अंग्रेजों ने इस पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अंग्रेजों को दहलाने वाला ये अखबार बाद में नेहरू गांधी परिवार की विरासत संभालने वाली सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए मुसीबत बन गया। इस अखबार के मालिकाना हक और जमीन के सवाल को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अदालत तक खींच ले गए। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की खजाना को लूटा है और फिर कर्जा को, जो कर्जा लेकर के ये सारा जो पड़ी हुई कर्जा थी, यानी ऋण पड़ी हुई थी, उसको माफ करने के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी से पैसा लेकर मुक्त कराया अपने को। अब आप नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला समझिए। द एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड यानी TAJL नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था, यानी पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38% हिस्सेदारी है।
बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास है। इसके बाद TAJL के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, यानी यंग इंडियन को मुफ्त में TAJL का मालिकाना हक मिल गया। इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि ये सब दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। स्वामी का आरोप है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को TAJL का मालिकाना हक दिया गया। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार चुटकी ले चुके हैं। तो 2G में कोयला घोटाले में किसी को पकड़ के रखा, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे रख पाए आप लोग? रखो ना। हम चाहते हैं ये कानून को चूस दुरुस्त करके जो लोगों को चोर बना के आप लोग सत्ता में आए हैं, वो लोग हाउस में क्यों बैठे, क्यों जेल की सलाखों के पीछे नहीं है? तो मोदी का जवाब कि जमानत पर हैं, एंजॉय करें। हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला। ये इमरजेंसी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे, ये लोकतंत्र है, ये काम न्यायपालिका का है। हम कानून से चलने वाले लोग हैं और किसी को जमानत मिलती है तो एंजॉय करें, उसमें क्या है। बदले की भाव से काम नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के बिजनेस और जमीन के कारोबार को लेकर भी सियासी घमान मचता रहा। पिछले साल फरवरी में वाड्रा का मामला तब बेहद सुर्खियों में आया जब अपनी पत्नी प्रियंका के साथ वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में ईडी दफ्तर पहुंचे थे। 2012 में रॉबर्ट वाड्रा पर DLF घोटाले का आरोप लगा जब केंद्र में मनमोहन सरकार थी। रॉबर्ट वाड्रा पर DLF से 65 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन लेने का आरोप लगा। राजस्थान के बीकानेर में हुए जमीन घोटालों में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के जमीन सौदे में शामिल होने का भी आरोप लगा। लेकिन ये सारे आरोप आज तक अदालत में इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जनता की अदालत में वाड्रा का विवाद खूब उछल चुका है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। नेहरू गांधी परिवार पर सरकारी आर्थिक एजेंसियों का शिकंजा अब उनके 3 ट्रस्ट की हाई प्रोफाइल जांच से कसता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ कानूनी और सरकारी कार्रवाई है, तो वहीं दूसरी तरफ नेहरू गांधी परिवार को मिली पुरानी कई सुविधाएं खत्म होती जा रही हैं। हफ्ते भर पहले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का सरकारी बंगला खाली करने का आदेश आया। ये सब नेहरू गांधी परिवार की SPG सुरक्षा हटाए जाने के कारण हुआ, जो पिछले साल नवंबर में खत्म किया गया था। बाईस मई 1991 की सुबह एक डरावने अंधेरे के साए में लिपटी थी, क्योंकि उस सुबह के पहले वाली रात हिंदुस्तान ने अपने सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री को एक बम धमाके में खो दिया था। महज 40 साल की उम्र में हिंदुस्तान की बागडोर संभालने वाले राजीव गांधी तब महज 46 साल के थे। राजीव की हत्या ने पूर्व प्रधानमंत्री और राजीव की मां इंदिरा गांधी की हत्या की डरावनी यादों को जिंदा कर दिया। 7 साल के अंदर देश के 2 प्रधानमंत्रियों का कत्ल, और वो भी मां बेटे का। चारों तरफ ये सवाल घुमड़ा कि नेहरू गांधी परिवार की जान खतरे में है, और इसीलिए नेहरू गांधी परिवार को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG की सुरक्षा मिली। तो राजनीति है, होती रहती है। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक नेहरू गांधी परिवार की जान का सवाल सियासत का विमर्श कैसे बन गया। तो इसके लिए आपको कुछ महीने पहले चलना होगा, जब पिछले साल नवंबर में नेहरू गांधी परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से SPG सुरक्षा वापस ले ली गई।
तब सरकार का फैसला था कि इनकी सुरक्षा पर कोई गंभीर खतरा नहीं है और इसीलिए इनको सीआरपीएफ की Z+ सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा बदली गई है और थ्रेट असेसमेंट के आधार पर बदली गई। थ्रेट असेसमेंट के आधार पर उनकी सुरक्षा Z+ सीआरपीएफ कवर विद ASL एंड विद एम्बुलेंस पूरे देश भर में की। राजीव गांधी ने ही अपने कार्यकाल में SPG बनाई थी, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनी थी। उनकी हत्या तब हुई जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और उनके पास SPG सुरक्षा नहीं थी। इसीलिए PV नरसिम्हा राव सरकार में ये कानून बना कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार वालों को पद से हटने के 10 साल तक SPG सुरक्षा मिलेगी। इसके तहत सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका को SPG सुरक्षा मिली, जो 2019 तक लगातार चलती रही। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह ने खुद ही SPG सुरक्षा हटा दी थी, जबकि चंद्रशेखर को 2001 तक SPG सुरक्षा मिली। बाद में वाजपेयी सरकार ने SPG सुरक्षा की समीक्षा करके पूर्व प्रधानमंत्रियों नरसिम्हा राव, देवेगौड़ा और गुजराल की SPG सुरक्षा हटा ली थी। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सुरक्षा के मद्देनजर 2014 में 10 साल बाद भी उनकी SPG नहीं हटी, बल्कि उनकी आखिरी सांस तक साथ रही। लेकिन इस पर हंगामा तब खड़ा हुआ जब पिछले महीने नेहरू गांधी परिवार से SPG सुरक्षा वापस ले ली गई। Withdrawal of the SPG cover makes them vulnerable. It is the responsibility of the state to protect its leaders. जब SPG सुरक्षा हटी तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लोधी रोड वाले बंगला नंबर 35 को भी खाली करने का हुक्म मिल गया। 1 जुलाई को प्रियंका के नाम सरकारी चिट्ठी गई कि 1 महीने के अंदर यानी 1 अगस्त तक वो सरकारी बंगला खाली कर दें। इस पर सियासी हंगामा मचना था सो मचा। मत भूलो भाजपा वालों, ये उसी इंदिरा गांधी की पोती है जिसके सामने तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया था। इसमें दम है, मजबूती है, ईमानदारी है, दृढ़ संकल्प है। ऐसी नोट से उसको डिगा नहीं पाएंगी, रोक नहीं पाएंगी। तो इसको पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल रूप में देखना ही नहीं चाहिए। एक सामान्य सी जो प्रक्रिया है वो है तमाम बीजेपी के लीडर्स और तमाम बीजेपी के नेताओं को भी घर भी खाली करने पड़े और जो भी सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां की हैं उसके हिसाब से क्या इस पे भी पॉलिटिक्स। 18 फरवरी 1997 को प्रियंका गांधी की रॉबर्ट वाड्रा से शादी हुई थी। शादी के 3 दिन बाद ही प्रियंका को SPG सुरक्षा के नाम पर लोधी रोड वाला बंगला मिल गया। तब कांग्रेस के समर्थन से HD देवेगौड़ा की सरकार चल रही थी, लेकिन अब आवास मंत्रालय ने प्रियंका को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा है, तो उसके नियम भी समझ लीजिए। साल 2000 में वाजपेयी सरकार ने सरकारी बंगला आवंटन के नियम को बदला था। इसके मुताबिक उसी निजी व्यक्ति को सरकारी बंगला मिलेगा जिसके पास SPG सुरक्षा होगी। इससे पहले Z+ सुरक्षा वाले भी सरकारी बंगले के हकदार थे। हालांकि गृह मंत्रालय को अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा का खतरा लगता है तो अपवाद के तौर पर उसे सरकारी आवास देने का भी प्रावधान है। नवंबर 2019 में प्रियंका की SPG सुरक्षा हटा ली गई थी। इस समय से प्रियंका के पास Z+ सुरक्षा है। इस नोटिस के बाद प्रियंका के इस सरकारी बंगले को खाली करने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि बीजेपी में Z+ सुरक्षा वाले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को सरकारी बंगला मिला हुआ है। ये गृह मंत्रालय के आकलन पर होगा कि आडवाणी और जोशी को खतरा है, लेकिन प्रियंका को नहीं। आज तक ब्यूरो। ये तो खबर सियासी हो गई। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। बात कानपुर कांड वाले गैंगस्टर विकास दुबे की। 8 पुलिस वालों को धोखे से मारने का आरोपी विकास दुबे पुलिस को सीसीटीवी में दिखता है, लेकिन असल में मिलता नहीं। हालांकि उसको ढूंढने के क्रम में उसके करीबी अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी विकास दुबे पुलिस वालों को नहीं मिला। ये बड़ा सवाल है। पुलिस उसको इधर उधर ढूंढती हुई खाक छान रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। जिस विकास दुबे को यूपी पुलिस 5 दिनों से ढूंढ रही थी, वो फरीदाबाद में एक सीसीटीवी में दिखा, लेकिन पुलिस को दिखता
उससे पहले ऑटो में बैठकर फरार हो गया। विकास दुबे तो एक बार फिर बच गया, लेकिन उसका करीबी बदमाश अमर दुबे हमीरपुर के एनकाउंटर में मारा गया, जिस पर 50,000 का इनाम था। थाना मोदाहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई, तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मोदाहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। कानपुर में उसका करीबी श्यामू वाजपेयी एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हो गया और फरीदाबाद में विकास को छिपने में मदद करने वाले उसके 3 साथी गिरफ्तार हो गए। तो संदेश साफ है कि विकास दुबे की खैर नहीं। हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा। लेकिन पुलिस को पछतावा घर के भेदियों पर भी हो रहा होगा, इसलिए पुलिस महकमे में एक्शन तेज हो गया है। विकास दुबे के लिए मुखबिरी का आरोपी एसओ विनय तिवारी गिरफ्तार हो गया। चौबेपुर थाने का बीट प्रभारी के शर्मा गिरफ्तार हो गया। संदेह के घेरे में कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी भी आ चुके हैं और चौबेपुर थाने के सभी 68 पुलिस वाले लाइन हाजिर हो गए हैं। पुलिस की तलाश अंदर बाहर जारी है। बस नजरें विकास दुबे पर है, जो यूपी के अपराध के विकास का जीता जागता सबूत है। कानपुर से रंजय सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।